जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। अच्छा नानी माँ, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, अब बताइए क्या काम करना है। मूर्तियों को कलर करना है क्या? इनाया ने पूछा। रहने दे ना, क्यों इतना परेशान होती है, हो जाएगा, नानी बोली तो इनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हो क्या गया है आपको नानी माँ? आपको पता है ना, त्योहार नजदीक है और इन मूर्तियों से ही तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम होती है। और इस बार तो मैं खुद अपने इस खूबसूरत मुंह से बोल रही हूँ कि मैं कर देती हूँ और आप करवाना ही नहीं चाहती नानी माँ। इनाया हैरान थी। बस तुम मेरे पास बैठी रहे, क्या पता कब तक ये साथ है, नानी ने कहा तो इनाया ने उनका हाथ थाम लिया। आप बार बार ऐसी बातें क्यों करती हो नानी माँ? हमेशा का साथ है हम दोनों का और हमेशा रहेगा, ठीक है? आप ना ये बिना मतलब की बातें करना बंद करो और जल्दी से बताओ मुझे क्या काम करना है। इनाया उनके गले में बाहों को लपेट के बोली। नानी ने उस कमरे की तरफ देखा। ठीक है, जितना मर्जी है उतना कर ले, पर इस तरीके से मत करना जैसे कोई जबरदस्ती हो। जितना हो जाएगा काम उतना ठीक है, नानी बोली तो इनाया उठकर मूर्तियां वाले कमरे में चली गई। पर नानी की अजीब सी बातों से उसे भी बड़ा अजीब लगा। उधर भोपाल में आरोही अपनी पुलिस स्टेशन में बैठी थी कि तभी वहां पर एक क्रिमिनल को लाया गया। मैडम, इनको द्वारिका सुपर हाइट्स के इनके फ्लैट से अरेस्ट किया गया है। बहुत खतरनाक और शातिर क्रिमिनल है, बहुत ही सख्ती से पूछताछ करने के लिए कहा गया है डीजीएम ऑफिस से। कांस्टेबल बोला तो आरोही ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा है ये, जबकि सारे सबूत इसके खिलाफ है। हेड कांस्टेबल ने आरोही की तरफ देखकर कहा तो आरोही ने ऊपर से नीचे तक उस आदमी को देखा। लंबी चौड़ाई पर्सनालिटी थी उसकी, रंग साफ और चेहरे पर मासूमियत थी। कपड़े अस्त व्यस्त थे और आंखें एकदम लाल हो रही थी। कपड़ों पर खून के धब्बों के निशान भी थे। कौन है ये? आरोही ने कांस्टेबल की तरफ देखकर पूछा। यह मशहूर बिजनेस में राज देशमुख है। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी वाइफ मंजरी की हत्या कर दी है। बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारा है और साथ ही साथ लाश को भी कहीं ठिकाने लगा दिया है। वॉट? पर चेहरे पर तो मासूमियत है, आरोही के मुंह से एकदम निकला। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं अपनी मंजरी को मार ही नहीं सकता। जरूर देना कोई गलतफहमी हुई है, मैंने मंजरी को नहीं मारा। मैं तो उल्टा उससे ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वह? कुछ पता नहीं चल रहा है। प्लीज इंस्पेक्टर मैडम, आप मदद कीजिए ना मेरी। मंजरी को ढूंढ कर ले आइए, वह आदमी आरोही के आगे गिड़गिड़ा के बोला। आरोही को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। इसकी बातों में मत आइए मैडम, जितना सूरत से भोला है उतना ही चालू है। अपनी खुद की बीवी के का कत्ल कर दिया है, टुकड़ा टुकड़ों में करके उसे न जाने कहां फेंक कर आया है। और सबसे बड़ी बात, मानने को तैयार नहीं है। तब से एक ही बात बोले जा रहा है कि इसकी पत्नी गायब है और इसे कुछ भी नहीं पता है। ये खुद उसे ढूंढ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम जी, जबकि इसकी हालत देखो आप। अलग समझ में आ रहा है कि यही इसने किसी के साथ कुछ तो गलत किया है, कांस्टेबल ने कहा तो आरोही ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और फिर गहरी सांस ली। इसके कपड़े बदलवा दो और यह वाले कपड़े फोरेंसिक जांच के लिए भेज दो। इसके ऊपर जो ब्लड स्टेन है पता करो इसके हैं या इसकी वाइफ के हैं। इसकी वाइफ का डीएनए सैंपल कहीं से मिलता है तो उसका अरेंज करो और तब तक इसे यहां कस्टडी में रखो आगे की पूछताछ करने के लिए। आरोही ने कहा तो दो पुलिसकर्मी उसको लेकर लॉकअप रूम की तरफ बढ़ने लगे। यकीन कीजिए मैडम, मैंने मंजरी को नहीं मारा है। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। प्लीज उसे ढूंढ कर ले आइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जितना पैसा मांगोगे उतना मैं आपको दूंगा। प्लीज मेरी मंजरी को ढूंढ कर ले आइए। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। वह गायब हो गई है। कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ, कोई हादसा हुआ है उसके साथ। प्लीज इंस्पेक्टर ढूंढ लाइए मेरी मंजरी को। वह आदमी चीखता चिल्लाता जा रहा था और पुलिसकर्मियों ने उसे खींचते हुए ले जाकर लॉकअप में बंद कर दी। तब भी वह वहीं खड़ा उन पाइप्स को पकड़े आरोही को देख रहा था। प्लीज मैडम, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं कैसे मार सकता हूँ उसे? मैं उससे बहुत प्यार करता था। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरी वाइफ को ढूंढ लाइए। कहाँ है वह मुझे नहीं पता। प्लीज इंस्पेक्टर, कोई गलतफहमी हुई है। वो बेहद दुखी लग रहा था। आप शांत हो जाइए, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे सब कुछ पता करने की। अगर आप इस तरीके से शोर करेंगे तो फिर आपको ऐसी जगह पर बंद करना होगा जहां से आपकी आवाज बाहर ना आ सके।
आरोही ने सख्ती से कहा तो वह खामोश होकर वहीं एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। अपने सर को अपने घुटनों में दे दिया और एकदम से दुखी हो गया। मंजरी, कहाँ हो तुम? प्लीज आ जाओ ना वापस, वह बोला और फिर आंखें बंद करके दीवार से टिक गया। उधर अरमान वापस भोपाल पहुंचा और घर आते ही अजय और श्वेता उसे हॉल में ही मिल गए। पापा ऑफिस से आ गए आप? उद्धरण चिन्ह, मुझे पता था कि तुम आने वाले हो इसलिए थोड़ा जल्दी निकल आया। अजय ने उसकी तरफ देखा तो अरमान ने उन दोनों के पांव छुए। और कैसी रही वहां की मीटिंग? सारा काम सही से हो गया ना? उद्धरण चिन्ह, जी पापा सब सही से हो गया। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? अरमान अजय के पास आ बैठा। चिंता तुम्हारी रहती है, मुझे बिजनेस की नहीं। इस बार तुम्हारा असिस्टेंट भी साथ नहीं गया था ना, तो फिर टेंशन थी। पर सब अच्छे से हो गया तो अब कोई टेंशन नहीं है। अजय ने उसकी पीठ थपकी। पापा, जो हमारी दूसरी कंपनी है जिसको आप ही संभालते हो उसके बारे में क्या सोचा है? मतलब उसकी ग्रंथ भी अच्छी चल रही है, अच्छी पोजीशन है। मैं सोच रहा था कि उस कंपनी को हम निकाल दे या मेन कंपनी में मर्ज कर दे तो। अरमान ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं बेटा, उसे हम नहीं निकाल सकते, उस पर हमारा अधिकार नहीं है, किसी और का हक है। किसी और का हक मतलब? अरमान ने आंखें छोटी करके कहा। वह मेरे दोस्त मयंक की कंपनी है और उस पर उसी की बेटी का हक है, उसको हम लोग नहीं ले सकते। उद्धरण चिन्ह, पर पापा उस कंपनी को तो बचपन से मैंने सिर्फ आपको संभालते के देखा है। मयंक कौन है? उद्धरण चिन्ह, तुम्हें बताया नहीं पर मेरा बहुत पुराना दोस्त था, उसी ने पैसे दिए थे, उसी से वह कंपनी शुरू हुई है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कंपनी की देखरेख मैंने की है, पर उसकी शुरुआत करने में पूरा पैसा सिर्फ मयंक का लगा है और अपने दोस्त का हक मैं बिल्कुल भी नहीं मार सकता। उसने बहुत विश्वास करके उस कंपनी का केयरटेकर मुझे बनाया था, असली में उस कंपनी का ओनर मैं नहीं हूँ। अजय ने आज बात साफ करने का तय कर लिया था। फिर कौन है उस कंपनी का ओनर? अरमान ने एकदम से सवाल किया। इनाया वर्मा। अजय ने अरमान की आंखों में देखा। ये कौन है? अरमान की आंखों में सवाल थे। मेरे दोस्त मयंक और उनकी वाइफ श्रद्धा वर्मा की बेटी इनाया वर्मा, और यह कंपनी उसी के नाम है। इस कंपनी की ओनर वही है। उसके बिहाफ पर अब तक मैं ये कंपनी संभाल रहा था, पर अब समय आ गया है कि यह कंपनी उसे सौंप दी जाए। पर पापा वो संभाल, अरमान ने बोलना चाहा। नहीं संभाल पाएगी तो हम मदद करेंगे ना, पर उसका हिस्सा उसे ही मिलेगा। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, और सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा पता है? अजय ने कहा तो अरमान ने नासमझी से उसे देखा। किसी के विश्वास को तोड़ना और खासकर उस इंसान का विश्वास तोड़ना जो विश्वास करके आपको अपना सब कुछ सौंप इस दुनिया से चला हो गया हो। अजय बोला तो अरमान एकदम से कांप गया। और गलती के लिए तो आपको ईश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए उस कंपनी पर से अपना ध्यान हटा दो। उस कंपनी पर मयंक और श्रद्धा का हक था और उनके जाने के बाद उनकी बेटी इनाया का। बहुत विश्वास के साथ उन्होंने अपनी बेटी की कंपनी मुझे सौंपी थी ताकि मैं आगे उसे संभाल सकूं। अब इसमें किसी भी तरीके के सवालों की कोई गुंजाइश नहीं है। अजय बोला। जी पापा समझ गया, और किसी का हक लेना और दोस्ती में दगा करना मुझे भी पसंद नहीं। अरमान बोला और उठ खड़ा हुआ। पर वह लड़की में वह कैसे संभालेगी, जिसने अभी तक देखी ही नहीं है वह कंपनी? और फिर वह है कहाँ, कौन है? कुछ तो बताइए आप। अरमान के दिल में कई सवाल आ गए। बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगले हफ्ते मैं शिमला जा रही हूँ, और अगर हो सके तो उसे यहाँ लेकर आऊंगी। श्वेता ने कहा। यहाँ मतलब वह हमारे घर रहेगी? लेकिन मम्मी, ऐसे किसी अनजान को घर में रखना अरमान बेहद कंफ्यूज था। वह अनजान नहीं है, मेरी दोस्त की बेटी है, मिलती हूँ उससे रेगुलर, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी मंगेतर तुम्हारी होने वाली वाइफ है। श्वेता बोली तो अरमान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वॉट आर यू सेइंग मम्मी? हाँ बेटा, समय आ गया है कि मैं सारी सच्चाई तुम्हें बताऊं। तुम्हारी और इनाया की शादी मैंने और श्रद्धा ने बचपन में ही तय कर दी थी, और अब तुम दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से करवा दूंगी। इसीलिए मैं उसे इस बार लाना चाहती हूँ। हालांकि उसकी नानी माँ से उसे बहुत पहले लाना चाहती थी, पर उसकी नानी माँ ने इसी रिश्ते के कारण मना कर दिया था। पर मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम दोनों का रिश्ता पब्लिकली अनाउंस किया जाए, और साथ ही साथ इनाया को उसकी कंपनी भी दी जाए। श्वेता बोली। आप उसे यहाँ लाइए, कंपनी दीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मम्मी, ऐसे अनजान लड़की से मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे उसे लाइफ पार्टनर स्वीकार कर लूं, जिसे न जानता हूं ना समझता हूं, ना अब तक देखा है? कैसे पॉसिबल है यह मम्मी?
प्लीज मम्मी समझने की कोशिश करो। अरमान बेहद टेंस हो गया। क्या तुम मेरी बात को नहीं मानोगे आरू? श्वेता ने कहा। आपकी हर बात मानूंगा मम्मी, मुझे आपकी किसी बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये बात बहुत अजीब है। अरमान ने कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें पूरा टाइम मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे लिए यह बात अजीब है इनाया के लिए भी अजीब है। उसे भी अब तक कुछ नहीं पता। मैं उसे यहाँ लेकर आ रही हूँ। जानो समझो, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, और जब एक दूसरे को समझ जाओगे तब रिश्ता कर देंगे। तब तक ऐसे समझ लेना कि मेरे फ्रेंड की बेटी है जिससे मैं अपने घर पर लेकर आई हूँ। अब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। श्वेता ने उसे समझाया। और अगर मुझे वह समझ नहीं आए तो क्या रिश्ता नहीं होगा? अरमान ने एक उम्मीद से कोशिश करना चाहिए। तुम्हें समझ आ जाए और तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, कोशिश करना, क्योंकि रिश्ता अगर इनाया तोड़ती है तो मैं एक बार रिश्ता तोड़ दूंगी, पर हमारी तरफ से रिश्ता नहीं तोड़ा जाएगा। अब ये कौन सी शर्त हुई मम्मी? अरमान एकदम से भड़क गया। शर्त नहीं है, ये एक वादा है जो मैंने मरते समय पर श्रद्धा को दिया था। उसकी अंतिम सांस इसी बात के लिए रुकी हुई थी कि मैं उसे क्या जवाब देती हूँ। मैं अपने जीते जी यह वादा तो नहीं तोड़ सकती। बाकी तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। फिर भी कह रही हूं कि अगर इनाया ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर नहीं होगा, पर तुम अगर अपनी माँ का थोड़ा सा भी मान रखना चाहते हो या तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सा भी सम्मान होगा तो तुम मना नहीं करोगे। श्वेता बोली। यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग है मम्मी। अरमान एकदम से परेशान था। इसे तुम मेरा प्यार कह सकते हो और तुम्हारा मेरे लिए रिस्पेक्ट भी। श्वेता बोली। लेकिन मम्मी, अरमान ने कहना चाहा तो अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? समझदार हो, पढ़े लिखे हो, वैसे भी बड़ी बड़ी फैमिली में बिजनेस के चलते शादियां होती हैं। यही समझ लेना कि एक बिजनेस डील है। पापा आप भी। अरमान हैरानी से बोला। फिर भी मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जानो समझो, एक दूसरे को पसंद करो, उसके बाद ही शादी होगी। और हाँ, अगर तुम दोनों में से किसी को भी रिश्ते से ऑब्जेक्शन होगा तो मैं नहीं करूंगा रिश्ता, पर एक मौका तो दे सकते हो। अजय ने समझाया। पर मम्मी तो कह रही है कि मुझे मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अरमान झल्लाया हुआ था। वह अपनी सहेली के प्यार में ऐसा बोल रही है। बाकी निश्चिंत रहो, अगर तुम्हें लगता है कि इनाया वह लड़की नहीं है जिसके साथ तुम जिंदगी बिता सकते हो तो जबरदस्ती का रिश्ता हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बस अपनी पसंद और सोच बता दी तुम्हें। बाकी फाइनल डिसीजन तुम्हारा और इनाया का ही होगा, इसलिए इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अजय ने समझाया तो अरमान थोड़ा शांत हुआ। कब आ रही है वह? अरमान ने कहा। बस अगले हफ्ते जा रही हूँ शिमला, और उसे लेकर ही आऊंगी क्योंकि कल ही उसकी नानी का कॉल आया था। वह भी चाहती है कि अब मैं इनाया को यहाँ लेकर आ जाऊं। श्वेता ने कहा तो अरमान ने गहरी सांस ली और सीडीओ की तरफ चल दिया। फिर श्वेता की तरफ देखा। आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं मां, पर फिर भी न जाने क्यों ये बात मुझे अजीब लग रही है। इस तरीके के रिश्ते नहीं होते हैं और नहीं टिकते हैं। जबरदस्ती का कोई भी रिश्ता मुझे पसंद नहीं है, अरमान ने सख्ती से कहा और निकल गया। श्वेता के चेहरे पर हल्का गुस्सा आ गया तो अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जवान खून है, इस तरीके से भी मत करो, समय दो उसे, और वह सही कह रहा है, जबरदस्ती के रिश्ते कभी नहीं टिकते हैं। कोशिश करो कि दोनों के बीच में सामंजस्य आ जाए और प्यार हो जाए, तभी रिश्ता चल पाएगा, वरना जैसा बच्चों को ठीक लगे वैसा करना ही ठीक रहेगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अजय, मैंने श्रद्धा से वादा किया था। श्वेता परेशान थी। हाँ मानता हूं तुमने वादा किया था, पर उस बात को सालों बीत गए हैं, और जो वादे हम करेंगे उन्हें निभाने के लिए जिम्मेदार हम होते हैं। बच्चों ने तो कोई वादे नहीं किए थे, यहाँ तक कि अरमान और इनाया इस बारे में जानते तक नहीं है। तुम्हें आज अरमान का बिहेवियर ऐसा लग रहा है, क्या पता इनाया भी इसी तरीके से रिएक्ट करे। तुम इतना श्योर तो नहीं कह सकती ना कि वह हाँ ही कर देगी। अजय ने कहा तो श्वेता भी सोच में डूब गई, और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे इस तरीके से अरमान के ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अजय ने उसे इशारा किया तो वह अरमान के कमरे की तरफ चल दी। अरमान अपने कमरे में बेड पर पैर नीचे लटकाए सर पकड़कर बैठा हुआ था। जिंदगी इस तरीके से बदल रही थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अक्षता, रूही और इतनी टेंशन, और इधर श्वेता ने एक नया ही बम उसके सिर पर फोड़ दिया था। श्वेता ने आकर उसके सिर पर हाथ रखा तो अरमान ने आंखें खोलकर देखा। सॉरी बेटा, मुझे इस तरीके से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तुम्हारी लाइफ है तो तुम्हें डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। श्वेता बोली, नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है। मुझे आपके हर फैसले पर पूरा विश्वास है और फैसला स्वीकार है। पर रिश्ते शादी जैसी बात है, पूरी जिंदगी का सवाल है मम्मी। अगर मैं उसके एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा तो, मैं उससे खुश नहीं रख पाया तो भी तो आपको तकलीफ होगी ना मम्मी। अरमान ने कहा, बिल्कुल होगी, और अगर वह तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी या तुम उसके साथ खुश नहीं रहे तो भी मुझे तकलीफ होगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है शादी की। तुम लोग समय लो, साथ में रहो, एक दूसरे को जानो समझो। अगर सब सही रहेगा तो ही रिश्ता होगा, वरना मैं इनाया के लिए कोई और अच्छा लड़का देख लूंगी और तुम भी अपने अपने लिए लड़की देखने के लिए फ्री रहोगे। मम्मी आप नाराजगी में बोल रही हो? अरमान ने पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे अब बात समझ में आ गई है कि इस तरीके से जबरदस्ती नहीं की जाती और मैं तुम्हें पूरा टाइम दे रही हूँ। बस फिर भी सिर्फ इतनी ही उम्मीद करती हूँ कि अगर पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो तुम उसे पॉजिटिव लोगे, और अगर पहले से ही मन में नेगेटिव सोच लोगे तो तुम उसकी अच्छाइयों को कभी नहीं देख पाओगे। बहुत ही प्यारी बच्ची है, इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी और तुम्हें भी। श्वेता ने उसके गाल से हाथ लगाया। लेकिन मम्मी, अरमान बोला, तुम्हारे जैसे सीधे सच्चे सीरियस और थोड़े से खड़ूस इंसान के लिए उसके जैसी चुलबुली शैतानी करती हुई लड़की ही सही रहेगी। बाकी अभी फिर से कह रही हूं कि कोई जबरदस्ती नहीं है, न ही तुम्हारे ऊपर न ही इनाया के ऊपर। फाइनल डिसीजन तुम दोनों का ही होगा, श्वेता ने कहा और फिर उसका कंधा थपक कर बाहर निकल गई। अरमान ने उठकर दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर गया। सब कहते हैं भोलेनाथ आप अपने सच्चे भक्तों के इम्तिहान लेते हो, और मेरे कितने इम्तिहान लेने वाले हैं आप। एक तो जिंदगी वैसे ही उलझी हुई है, अक्षता रूही की टेंशन से ही अभी तक नहीं उबर पाया था कि आपने एक और टेंशन दे दी। अब ना ही तो इन लोगों को अक्षता और रूही के बारे में कुछ बता सकता हूं और ना ही रिश्ते से इनकार कर सकता हूं, और सबसे बड़ी बात उस लड़की को जानता पहचानता तक नहीं हूं। कैसे कर लूं उससे शादी? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है, आगे सब कैसे होगा। अरमान खुद से ही बोला और आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे फिर से अक्षता की भरी हुई आंखें और रूही का मासूम चेहरा आ गया और अरमान ने गहरी सांस लेकर आंखों को भींच लिया। है भोलेनाथ, मेरी गलतियों की इतनी सजा मुझे मत दीजिए, क्षमा कर दीजिए, अब तो मुझे और सब कुछ सही कर दीजिए, अरमान ने खुद से ही कहा। और तभी आंखों के आगे आगे वह पला गए जब वह खाई में गिरा था और इनाया ने उसे ऊपर किया था, और आंखों के आगे आगे वही मोरपंखा गया जो कि इनाया की कॉलर बोन पर बना हुआ था। कौन थी वह लड़की और क्यों मैं उस लड़की की तरह बार बार खींचा चला जाता हूँ? क्यों वह लड़की बार बार मेरी आंखों के आगे आ जाती है जबकि ना उसे जानता हूँ ना पहचानता हूँ, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी नहीं देखा। कौन है वह, क्या है और क्यों उसका ख्याल मेरे दिल से जाता ही नहीं? अरमान ने खुद से ही कहा और फिर उठकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। खुली हवा में थोड़ी देर उसे अच्छा लगा। उधर ड्यूटी टाइम खत्म हुआ और आरोही उठ खड़ी हुई। मैडम, इनसे पूछताछ तो की नहीं हमने? कांस्टेबल बोला, उसे आज रिलैक्स होने का टाइम दो, देख रही हूं ना उसकी हालत, इस टाइम पर हम कुछ भी पूछेंगे तो सही जवाब नहीं देगा। लेकिन मैडम, कांस्टेबल ने कहना चाहा, और न जाने क्यों इसकी बातों में कुछ तो अलग है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बार मुझे इसे थोड़ा समझने दो, और इसे तभी समझ पाऊंगी मैं जब इस पर नजर रखूंगी, वह भी इसके बिना जाने। वरना अगर यह इतना ही बड़ा क्रिमिनल है तो हम सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए एक्टिंग जरूर करेगा। बाकी नजर रखो मैं इसके ऊपर। बाकी उधर कैमरा लगा है जिसकी रिकॉर्डिंग पूरे टाइम मेरे फोन में होगी और मैं देखती रहूंगी। बात रही बात इंटरोक्शन की तो वह कल करेंगे, तब तक मैं भी जरा इसको जान और समझ लूं कि आखिर यह इतना बड़ा क्रिमिनल वाकई में है जिसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, या वाकई में इनोसेंट है और इसे कोई फंसा रहा है। इनाया बोली और फिर तुरंत निकल गई। कांस्टेबल ने बाकी के पुलिसकर्मियों की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। जो भी हो, जब मैडम जी ने कहा है तो थोड़ा सा टाइम तो देना होगा। वैसे ही आरोही मैडम का इन्वेस्टिगेशन का और इंटेरोगेशन का दोनों का ही तरीका थोड़ा सा अलग है, कांस्टेबल बोला और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। आरोही घर पहुंची और फ्रेश होकर सब लोग डिनर टेबल पर आ गए। मेड ने 5 मिनट में खाना लगा दिया, पर अरमान और आरोही दोनों ही ना जाने कहाँ खोए हुए थे। अरमान की टेंशन अजय और श्वेता दोनों समझ रहे थे, पर आरोही का उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो श्वेता ने अजय की तरफ देखा और फिर आरोही की तरफ देखा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम इतनी परेशान सी लग रही हो, क्या सोच रही हो?
अजय की आवाज से आरोही का ध्यान हटा और उसने अजय को देखा। वह तो बस आज एक आदमी को लाया गया पुलिस स्टेशन में, उसी के बारे में सोच रही हूँ। आरोही बोली। क्या मतलब, क्या सोच रही है? अजय ने फिर कहा, यही पापा की सच्चाई क्या है। पूरी दुनिया कह रही है कि वह क्रिमिनल है, पर न जाने क्यों उसकी आंखों में मुझे कुछ और ही लगा। ऐसा लगा कि जो सब बोल रहे हैं वह ऐसा नहीं है। जबकि, कहते कहते आरोही रुक गई। जबकि क्या? श्वेता बोली। जबकि ऐसा लगा कि बस सच्चाई कुछ और है जिसे कोई नहीं जानता, या शायद वह आदमी भी छुपा रहा है। पर इतना तो तय है कि वह अपनी वाइफ का खून नहीं कर सकता। आरोही ने कहा तो श्वेता ने अजय की तरफ देखा और फिर आरोही के कंधे पर हाथ रखा। अब घर में आकर पुलिस स्टेशन को भूल जाओ, रिलैक्स करो, खाना खाओ और आराम करो। क्यों, सही कहा ना मैंने माँ? श्वेता बोली तो सरोजिनी मुस्कुरा उठी। बिल्कुल सही कहा। ऑफिस के काम ऑफिस तक और ऐसे ही पुलिस स्टेशन का काम पुलिस स्टेशन तक। घर में भी अगर क्रिमिनल्स को सोचती रहोगी तो फिर आराम कब करोगी? और ऐसे करके तो तबीयत खराब हो जाएगी और फिर क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ोगी? सरोजिनी ने मजाक के अंदाज में कहा तो आरोही मुस्कुरा उठी। आप भी ना दादी माँ, हर समय माहौल को हल्का करना तो कोई आपसे सीखे, आरोही ने कहा और फिर सब खाना खाना शुरू हो गए। पर अरमान के दिमाग में अभी उथल पुथल मची हुई थी। वह खाना खा रहा था पर दिमाग तो जैसे ना जाने कहां कहां उलझा हुआ था। कभी ख्याल अक्षिता और रूही का आ जाता तो कभी उस अनजान लड़की का, तो कभी दिमाग में वह लड़की घूमने लगती जिसे श्वेता ने उसके गले में घंटी की तरह बांधने का सोच लिया था। आ जाओ मिस इनाया घर पर, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे पसंद करती हो। वैसे ही सब मुझे खड़ूस और अकड़ू बोलते हैं, और अब तुम्हारे लिए तो मैं बिल्कुल भी सॉफ्ट होऊंगा ही नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम ही मुझे रिजेक्ट कर दो तो मम्मी और पापा के सामने कम से कम मुझे तो मना नहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही किसी भी अनजान लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जिसे मिला तक नहीं हूँ? अरमान ने खुद से ही कहा और फिर थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। तो अगला भाग जल्दी ही। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए।